नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईरान के बारे में। देखो, मिडिल ईस्ट में ना अभी पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है और मिडिल ईस्ट की इन टेंशन की वजह से जो उसकी मोस्टली कंट्रीज हैं वहां पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं। अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था टर्की की प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके बाद हमने डिस्कस किया इराक की टेंशन्स के बारे में और उसी कड़ी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईरान के बारे में। देखो, अगर आप ईरान को समझोगे थोड़ा डिटेल में तो वहां पर अभी एट प्रेजेंट तीनों लेवल पर क्राइसिस चल रहे हैं। एक तो पॉलिटिकल लेवल का क्राइसिस है, दूसरा क्राइसिस जो है वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस जबरदस्त है जिसको मैं अभी आगे वीडियो में समझाने वाला हूं काफी डिटेल में, और तीसरा जो क्राइसिस है दैट इज अबाउट द सक्सेशन क्राइसिस। तो इन तीनों क्राइसिस के बारे में हम काफी डिटेल में इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहो। एक बार आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया तो आपको ईरान की जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में सिचुएशन है वो बहुत हद तक समझ में आ जाएगी और जो डेस्परेशन है ईरान का वो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्यों ईरान इतना ज्यादा डेस्परेट है और वो पूरा जो चाइना से अपने रिलेशंस बिल्ड कर रहा है, पूरा जो रशिया के साथ अपने रिलेशंस बिल्ड कर रहा है, उसके पीछे की जो उसकी डेस्परेशन है वो आपको बहुत क्लियर दिखने लग जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है DISF टीम की तरफ से। दैट रिपब्लिक डे के दिन हमने एक ऑफर लॉन्च किया था कि हम अपने GS फाउंडेशन कोर्स में और जो उसके अंदर एक अचीवर्स बैच है उसके अंदर हम 60% तक का स्कॉलरशिप देंगे स्टूडेंट्स को। और ये जो ऑफर है आपके पास ये 28 जनवरी तक वैलिड है। तो अगर आप 28 जनवरी तक इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो या इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक फॉर्म दे दिया है, उस पर जाकर के आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, DISF टीम आपको रीच आउट कर लेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर ईरान वाला वीडियो। अब ईरान की क्राइसिस को समझने के लिए सबसे पहले दो चीजें आप समझ लो कि ईरान की जो पूरी इकोनॉमी है वो हाइड्रोकार्बन के अराउंड घूमती है। अराउंड ऑलमोस्ट समझ लो आधी, यानी कि 50% इकोनॉमी जो है वो हाइड्रोकार्बन से चलती है, क्योंकि वहां पर दुनिया के 10% जो है नॉन ऑयल रिजर्व्स हैं और 15% जो है वो नॉन नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। तो अब इससे आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जो ऑयल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ईरान की इकोनॉमी में। दूसरी चीज जो है वो ये है कि ईरान की गवर्नमेंट जो है ना वो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है। जो जितनी भी स्कीम्स बनती हैं, पॉलिसीज बनती हैं, या फिर फ्यूल के प्राइस हो गए या फिर सब्सिडीज हो गई, सारा कुछ गवर्नमेंट होल्ड करती है और प्राइवेट सेक्टर वहां पे बहुत ज्यादा वीक है। अब आप सबको पता है सबसे पहले कहानी शुरू होती है 1996 में। 1996 में क्या हुआ? 1996 में यूएसए ने ईरान के ऊपर जो अपने रिलेशंस को देखते हुए, देखो ये सारी चीजें ना जियोपॉलिटिकल रिलेशंस खराब होने की वजह से होता है और कोई रीजन नहीं होता इसमें। तो यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर। अब जब यूएसए ने सैंक्शंस लगाए ईरान के ऊपर तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ साल बाद ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट आती है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये कहती है कि जो ईरान है ना उसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, मतलब ईरान का जो बेसिकली न्यूक्लियर डील हुआ था उसकी वजह से IAEA ने ये लगाया कि जो ईरान है उसने बहुत सारे जो टर्म्स हैं प्रोलिफरेशन ट्रीटी के वो तोड़े हैं, और इसलिए सारी यूरोपियन कंट्रीज ने इस रिपोर्ट के बाद सारी यूरोपियन कंट्रीज ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। अब देखो ये जो यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए है ना, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज मोस्टली और यूएसए ये सब ना इनका एक ग्रुप है। अभी देखो जैसे रशिया का हुआ तो रशिया के ऊपर सबने मिल करके सैंक्शंस लगा दिए, वो तो रशिया ने उसको टैकल कर लिया। तो उसी तरीके से इन्होंने ईरान को पूरा घेरे में लिया और फिर उसके ऊपर सारे सैंक्शंस लगा दिए। अब ईरान की हालत जो है पूरी ऑयल पे, पूरी इकोनॉमी जो है वो कैसे चल रही है? ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, नेचुरल गैस बेस्ड इकोनॉमी है। अब जब उस पे ही सैंक्शंस लग जाएंगे तो एक्सपोर्ट जो है बहुत कम हो जाएगा। यूरोप जो बहुत बड़ा मार्केट है वहां जाएगा नहीं, तो ईरान जो है अपने नॉर्मल जो दो तीन दोस्त हैं जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, वहीं पर भेज पाएगा ऑयल अपने या नेचुरल गैस अपने। तो ये कोई बड़ी समस्या वाली बात थी उनके लिए। लेकिन फिर क्या होता है कि 2014 में थोड़ी सी रिजीम लाइट होती है और इनके जो सैंक्शंस हैं उसको थोड़ा सा लाइट कर दिया जाता है, यानी कि सैंक्शन को थोड़ा हल्का कर दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, ईरान के पास एक मौका था कि ये 2014 वाले टाइम पर ये अपनी इकोनॉमी को थोड़ा बिल्डअप करें, एक्सपोर्ट्स बढ़ा दें, प्राइसेस बढ़ा दें, ऐसे करके वो थोड़ा सा बिल्डअप कर लें अपनी इकोनॉमी को। लेकिन उनकी किस्मत उस टाइम पर बहुत ज्यादा खराब थी, बिकॉज अगर आप वर्ल्ड के प्राइसेस, वर्ल्ड फ्यूल के प्राइसेस देखोगे 2014 के टाइम पर, तो प्रोडक्शन सऊदी अरेबिया ने इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी उस टाइम पर कि प्राइसेस काफी कम हो गए थे। और प्राइसेस काफी कम हो गए तो ये रेड वाला जोन है, 2014 से 2018 तक का जोन है। इसमें जब इनके पास मौका था ईरान के पास, तब भी इन्होंने अपने प्राइसेस को बिल्ड नहीं कर पाए इस रीजन की वजह से। अब जब प्राइसेस को बिल्ड नहीं कर पाए इस टेन्योर में, उसके बाद क्या होता है आप सबको पता है, 2018 में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही ट्रंप जो है अपनी अलग ही पॉलिसीज लेकर के आते हैं, जहां पर वो आपको पता है अफगानिस्तान से डील कर लेते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से हम अपने ट्रूप्स को वापस बुला लेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेकर आते हैं। तो वैसे ही वो 2018 में ईरान के ऊपर वापस से वो सारे सैंक्शंस जो हैं जिनको लाइट कर दिया गया था 14 में, वापस से वो सैंक्शंस लगा देते हैं। अब जब वो सैंक्शंस लगाते हैं तो 2018 के बाद और धड़ाम से प्राइसेस गिर जाते हैं और जो तेल ईरान जो है वो अराउंड $140 पर बैरल के अराउंड ये गेम पे खेलता था। $140 पर बैरल के अराउंड पे बेचता था अपने तेल, फिर और कम हुआ धीरे धीरे तो $110-120 पर बैरल के करीब आया। लेकिन जैसे ही 2018 में सैंक्शंस लगे तो ये प्राइस इतने नीचे गिर गए कि ये समझ लो आप $20-25 पर बैरल के करीब आ गए उस टाइम पर। बट बाद में थोड़ी सी किस्मत सही हुई कि कोविड आ गया, कोविड के समय पे प्राइस थोड़े राइज हो गए, तो ईरान जो है अभी करंटली $60-65 पर बैरल के प्राइस पर खड़ा है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जब ये प्राइसेस इतने ज्यादा वीक हैं ईरान के, तो एक बहुत बड़ा इन्होंने सब्सिडीज देना शुरू कर दिया अपने लोगों को।
इसको मैच करने के लिए। अब सब्सिडीज जो होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, बर्डन होती हैं गवर्नमेंट के ऊपर ही। तो अब उन सब्सिडीज की वजह से इतना सारा डेफिसिट क्रिएट हो गया कि अभी अगर आप देखो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो उस डेफिसिट को भरने के लिए ईरान को रोज 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे का एक्सपोर्ट्स करना पड़ेगा। प्लस प्राइस कितने प्राइस पर करना पड़ेगा, $85 पर बैरल के प्राइस पर करना पड़ेगा। बट अभी ईरान कहां पर खड़ा है, अभी ईरान 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे पे खड़ा है। और अभी प्रेजेंट प्राइस पे क्या बेच रहा है ईरान, $65 पर बैरल। सैंक्शंस की वजह से इस प्राइस पे अभी ईरान बेच रहा है अपने ऑयल को। अब आप समझ लो कि अभी ये जो डेफिसिट है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये ईरान के लिए भारी समस्या बनकर के सामने आई है। तो अब इस क्राइसिस की वजह से क्या हुआ कि जब एक्सपोर्ट्स जो है इनके कम हुए, तो अब सीधा सीधा, क्योंकि ये पूरी जो ईरान की आप इकोनॉमी को समझोगे तो पूरी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। तो इनके जीडीपी पर कैपिटा पर उसका सीधा सीधा फर्क आपको देखने को मिला। जो जीडीपी पर कैपिटा इनकी $8,000 के करीब थी, वो गिर करके ऑलमोस्ट $4,500 के करीब पर कैपिटा आ चुकी है इनकी जीडीपी। अब जीडीपी जब कम हुई, इनकी जीडीपी पे सीधा सीधा इफेक्ट हुआ, तो वहां की गवर्नमेंट ने इससे बचने के लिए क्या किया कि उसने पॉलिसी बनाई और उसने क्या किया, बेसिकली मनी प्रिंट करना शुरू कर दिया। अब मनी प्रिंट करने की वजह से क्या हुआ कि वहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखो, मनी प्रिंट करना इज नेवर एन ऑप्शन, तो आपको अपने बेसिक्स राइट रखने पड़ेंगे। तो व्हेन दे स्टार्टेड टू प्रिंट द मनी, वहां पर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से राइज हो गया। जो इन्फ्लेशन का रेट 25% हुआ करता था, वो बढ़ करके ऑलमोस्ट 40-45% के करीब अभी खड़ा है। तो अब इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आम आदमी पर सीधा सीधा उसका फर्क पड़ेगा। आम आदमी पर फर्क कैसे पड़ रहा है, वहां पर पावर्टी रेट अगर आप देखोगे वो 30% के करीब है, जो कि पावर्टी रेट 15% के करीब हुआ करता था नॉर्मली। 2020 तक भी 15% के करीब ही था। वो देखो एकदम ग्रेजुअली बढ़ा है और वो 30% के करीब हो गया, जस्ट डबल। वहीं अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% के करीब अभी चल रहा है ईरान में। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड पॉवर्टी रेट, इन दोनों के बढ़ने की वजह से, अब देखो इन दोनों की प्रॉब्लम एक चीज और है। ईरान की एक और बहुत बड़ी समस्या है कि ईरान देखो 4-4,500 जीडीपी पर कैपिटा पे खड़ा है। वहीं पर अगर आप ईरान को कंपेयर करो, सबसे बड़ा कंपैरिजन मैं आपको दिखाता हूं टर्की से। टर्की जो है वो ऑलमोस्ट अराउंड $15,000 पर कैपिटा की औकात रखता है और ईरान की 4-4,500 जीडीपी पर कैपिटा है। ईरान जबकि एक तरीके से गरीब है टर्की से, बट फिर भी ईरान में सब्सिडीज की वजह से इतने ज्यादा फ्रीबीज सब्सिडीज आप दे रहे हो कि सब्सिडीज की वजह से वहां पर जो ऑयल कंजम्पशन है, ईरान समझ लो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, एक तरीके से वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में आता है पूरी दुनिया में ऑयल के। बट ईरान को ऑयल इंपोर्ट कराना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर कंजम्पशन ऑलमोस्ट 500,000 बैरल्स पर डे का है। वहीं पर टर्की का कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ 100,000 बैरल्स पर डे का है, जबकि टर्की ज्यादा अमीर कंट्री है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है ईरान के साथ कंजम्पशन की भी। और कंजम्पशन इतना ज्यादा होता है कि उनको वापस ऑयल जो है वो इंपोर्ट कराना पड़ रहा है दूसरी कंट्रीज से। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसकी वजह से अब इतनी सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हुआ है, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली उसका सीधा सीधा इफेक्ट पॉलिटिकल क्राइसिस पे पड़ेगा, पॉलिटिकल मतलब स्ट्रक्चर पे पड़ेगा। तो वहां पर जबरदस्त पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रही है। अब अगर पॉलिटिकल क्राइसिस को समझना है तो देखो ईरान के पहले एथनिसिटी को समझ लो। ईरान में मोस्टली आप देखोगे जो ये रेड वाला पार्ट है मैं आपका ईरान में, ये रेड वाले पार्ट में जो जनता है वो मोस्टली पर्शियंस है, पर्शियन एथनिक ग्रुप्स हैं। अब पर्शियंस जो है वहां पर बहुत बड़ी अमाउंट में है और बड़ी पॉपुलेशन है उनकी ईरान के अंदर, और गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा एक्टिव है, गवर्नमेंट में काफी उनका रोल है। प्लस उसके साथ पॉलिसीज एंड एवरीथिंग, मतलब वेल्थ में भी काफी ज्यादा रिच है बाकी की एथनिक्स लोगों से। दूसरी एथनिसिटीज में अगर आप देखोगे यहाँ पे कुर्ड्स आते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर बलोच भी काफी ज्यादा मौजूद हैं ईरान के अंदर। तो कुर्ड्स, बलोच और कुछ पार्ट में अरब्स भी हैं। अब आपको पता है पर्शियंस जो है वो काफी ज्यादा वहां पर रिच है, सारे रिसोर्सेज उनके पास है। तो एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, सारा वेल्थ एक कम्युनिटी के पास है। तो बाकी की कम्युनिटी जो है वो काफी नाराज रहती है वहां की पॉलिटिकल रिजीम से कि आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्या ही कर रहे हो। और सीधा सीधा इफेक्ट इन पे अनएम्प्लॉयमेंट का, पॉवर्टी का सीधा सीधा इन लोगों पे पड़ रहा है। तो उसकी वजह से पर्शियंस को ये लाइक नहीं करते और इसीलिए जो है ईरान में काफी ज्यादा इंटरनल क्राइसिस चलते रहते हैं, आपस में काफी ज्यादा क्लैश होते हैं इन जो एथनिक ग्रुप्स हैं इनके बीच में। आपको पता है बलोच वाला जो पूरा एरिया है, जो पाकिस्तान से भी पूरा सिनेरियो हुआ था, तो पाकिस्तान में एक बलोचिस्तान है और ठीक जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है ईरान से, वो वाला एरिया भी बलोचिस्तान है। अब दोनों बलोचिस्तान, दोनों तरफ पाकिस्तान में भी और ईरान में भी जो है ये रिबेल ग्रुप्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं, जो कि बलोचिस्तान को आजाद कराना चाहते हैं और पाकिस्तान और ईरान दोनों से निकाल के एक देश बनाना चाहते हैं। वो एक्चुअल में जो वो रिबेलियन है ना, वो यहीं से शुरू हो रहा है, क्योंकि आपस में जो है एथनिसिटी में काफी ज्यादा क्लैश है और इसकी वजह से वहां के पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को एक तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट, वो इस चीज को संभाल नहीं पा रही है। और उस गवर्नमेंट में भी आप देखोगे जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो भी मोस्टली पर्शियंस हैं और इसी वजह से वो सारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है। नाउ दिस हैज व्हाट, अब इसकी ये हुआ क्यों एक्चुअल में, अगर आप देखोगे एक्चुअल में अगर आने वाले 5-7 साल और आप देखो तो देखो ईरान की जो पूरी पॉलिटिकल लेगेसी है वो शुरू कैसे हुई, रुहुल्लाह खोमेनी से हुई। आप सबको पता है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है वो रुहुल्लाह खोमेनी ने सबसे पहले शुरू की थी
और उनकी डेथ के बाद 1989 में यहाँ पर अयतुल्ला खोमेनी आ गए थे। अयतुल्ला खोमेनी ऑलमोस्ट 84-85 साल के हैं आज की डेट में, और अभी अयतुल्ला खोमेनी ने किसी को भी अपना सक्सेसर नहीं बनाया है, तो एक सक्सेशन का क्राइसिस वहां पर देखने को मिल रहा है। अब अगर आप देखोगे अयतुल्ला खोमेनी को, तो ये ना कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं, ये बात याद रखना, कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं, वहां पर शरिया लॉ चल रहा है और उस तरीके से लोगों को सप्रेस करना चाहते हैं। मतलब वहां पर एक तरीके से फ्रीडम नहीं है रिलीजन का, जो रिलीजियस लॉज ये लोग बनाते हैं वही लागू होंगे। तो रिलीजन काफी ज्यादा हावी है, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अयतुल्ला खोमेनी जो है वो सपोर्ट करते हैं इब्राहिम रईसी को। इब्राहिम रईसी अभी वहां पे प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, बट इब्राहिम रईसी को लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते क्योंकि ये कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं, बहुत कंजर्वेटिव लीडर हैं, और वहां पर अब जगह जगह पर लोग थोड़ा लिबरल चाहते हैं रिजीम को, क्योंकि वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं इस रिलीजियस गवर्नमेंट से। तो दूसरे वहां पर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर लीडर हैं वो हैं रूहानी, बट रूहानी को पब्लिक तो बहुत ज्यादा लाइक करती है, बट अयतुल्ला खोमेनी बिल्कुल लाइक नहीं करते बिकॉज ही इज अ वेरी लिबरल लीडर। और तीसरे जो वहां पर नेता खड़े हो रहे हैं वो एक्चुअली में अयतुल्ला खोमेनी के सेकंड सन है, और इनको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में लाया जा रहा है सामने, और इनका पूरा मतलब एक मार्केटिंग की जा रही है उस तरीके से ताकि कि ये सक्सेसर होंगे इनके बाद ये। बट इनको ना पब्लिक लाइक करती है, ना एडमिनिस्ट्रेशन लाइक करता है, ना पुलिस लाइक करती है, इनको सिर्फ और सिर्फ इनके फादर लाइक करते हैं और उनके कुछ जानने वाले, उनके कुछ जो क्लोज लोग हैं वो लाइक करते हैं। तो ही कैन नॉट बी अ सक्सेसर। और बाकी ये सक्सेशन क्राइसिस वहां पर ईरान के अंदर में चल रहा है। तो ये सारे इश्यूज को देख करके आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ईरान में प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, और उसकी वजह से उसकी जो डेस्परेशन है चाइना से रिलेशंस बनाने, क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत बुरी तरीके से ईरान फंस चुका है, तो उसकी डेस्परेशन ऑब्वियसली ये है कि चाइना से अच्छे रिलेशंस बनाए, इंडिया से भी डेवलप करें और रशिया से भी डेवलप करें। तो ये सारे इश्यूज को आई होप आपको समझ में आ गए होंगे इस वीडियो के बाद। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।